Good afternoon, friends. आज की इस क्लास में आपने क्लास का शेड्यूल हम लोगों ने देख ही लिया है और आज के इस जो पिछली हम लोगों की कक्षाएं हुई हैं उनमें हम लोगों ने बात की जो हिंदी साहित्य विषय के बारे में, कुछ टॉपिक्स के बारे में भी बात की और उसके बाद अब जो हम एक आज जिस दूसरी बात जो करना चाह रहे हैं कि कैसे लिखा जाए, चूंकि इसके पहले की भी जो क्लास थी तो उसमें भी हमने आपको बताया था कि प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखे जाने हैं। हम लोगों का जो दोनों ही ये प्रश्न पत्र है, खास तो ये जो सेकंड पेपर जो हम लोगों का है द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य का, उसमें आपको पता है शुरुआत में ही हमने बताया था कि ये द्वितीय प्रश्न पत्र जो होता है, द्वितीय प्रश्न पत्र में हम लोग ओहो रेड द्वितीय प्रश्न पत्र में दोनों जो पार्ट होते हैं यानी खंड क और खंड ख, इसके बारे में आपको हम बता चुके हैं। इसमें खंड एक में काव्य वाला पोर्शन होता है और जो दूसरा खंड होता है यानी खंड ख, उसमें गद्य वाला पोर्शन होता है। यहां पे ये पद्य और ये है गद्य। इनकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, गद्य और पद्य की। यानी जो कविता वाला खंड है वो इसमें फर्स्ट पेपर के पार्ट 1 में आता है और जो गद्य वाला यानी कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास, ये वाले जो पोर्शन है ये आते हैं खंड ख में। और इसमें दोनों में ही जो पहला प्रश्न होता है यानी खंड क का पहला प्रश्न और खंड ख का पहला प्रश्न, आप लोगों ने अगर देखा होगा पाठ्यक्रम और पेपर्स पिछले साल के देखे होंगे तो आपको ये पता होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अवश्य देखा होगा, ये जो अनिवार्य होता है, अनिवार्य खंड है इसका भी और इसका भी पहला प्रश्न वो होता है व्याख्या का। और इस व्याख्या में 4 व्याख्याएं होती हैं, दोनों की बात कर रहा हूं, यहां भी और यहां भी। इन 4 में से आपको 2 व्याख्याएं करनी होती हैं। दोनों व्याख्या 20-20 अंक की होती है। 40 और 40 की गद्य की व्याख्या। यानी इसका महत्व, व्याख्या के बारे में अगर आप कैसे संदर्भ के साथ, आलोचनात्मक विश्लेषण के साथ व्याख्या लिखी जा रही है तो वो कुल उसका जो मार्क्स के रूप में यानी जो अंकों के रूप में उसका महत्व है, कितना है वो 80 नंबर का है। यानी जो 250 नंबर का पेपर है टोटल, पेपर सेकंड हिंदी साहित्य का, उसमें से 80 नंबर आपके व्याख्या के। तो अच्छे तरीके से बढ़िया से आप अगर इसको लिखें
तो आपको अंक अच्छे मिलते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि शुरुआत भी आप सबसे पहले व्याख्या से ही करेंगे, क्योंकि पहला ही प्रश्न होता है खंड क में, और खंड ख में भी पहला प्रश्न होता है। तो उससे एग्जामिनर के ऊपर भी एक आप पॉजिटिव या निगेटिव दोनों इंप्रेशन डाल सकते हैं। बहुत अच्छी व्याख्या आपने लिखी है, और उसमें तमाम जो पहलू उस कविता के भीतर या उस गद्य खंड के भीतर आए हुए हैं, आप उनका विश्लेषण करते हुए लिखते हैं कम शब्दों में, क्योंकि शब्द सीमा भी आपको ध्यान में रखनी है कि 300 शब्द से ज्यादा की एक व्याख्या ना होने पाए। 300 साढ़े 300 शब्दों की व्याख्या, इससे ज्यादा होगी तो आप दूसरे प्रश्न नहीं कर पाएंगे, फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि 3 ही घंटे में सारे सवालों के जवाब देने हैं। तो उसमें आप बहुत अच्छा अंक तो ला ही सकते हैं। एग्जामिनर के दिमाग में उसका जो एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ेगा आपकी व्याख्या का, अच्छा या बुरा असर, वो आपके दूसरे प्रश्नों के उत्तर के मूल्यांकन के समय भी वो दिखाई पड़ेगा, वहां भी वो रिफ्लेक्ट होगा। ऐप पर या यूट्यूब पर जो लोग देख रहे हो, तो उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई उनको दिक्कत हो या कोई मुझसे प्रश्न इस विषय के बारे में अगर जानना चाहते हो तो बेशक यहाँ पर लिख दें, मैं उसको बार बार देखता रहता हूँ, और जो मुझे समझ में आएगा तो मैं आपको आपकी जो भी जिज्ञासा होगी उसको शांत करने की कोशिश करूंगा। अभी गुड इवनिंग के अलावा मुझे कोई और मैसेज नहीं दिखाई पड़ रहा है। पिछले साल का पेपर अपलोड करा दीजिए। पिछले साल का पेपर यहाँ तो अपलोड हो ही जाएगा, पिछले साल का पेपर आपके पास होना ही चाहिए। वैसे आप यूपीएससी की वेबसाइट पे भी जाकर के पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, उसका कोई पैसा नहीं लगता है। और बेहतर ये हो कि आपको बहुत सारे प्रिंटेड फॉर्म में पिछले साल के पेपर और पाठ्यक्रम दोनों मिलता है, तो आप उसको या तो प्रिंट आउट लेकर के रख लीजिए, मेहनत करनी पड़ेगी आपको डाउनलोड करना, या तो छपे छपाए मिलते हैं आप उसको खरीद लीजिए। आपके सामने कम से कम पिछले 6, 7, 8 साल का, 10 साल का पेपर रहना चाहिए। एक चीज और भी होती है कि कई बार उन्हीं में से घूम फिर करके भी सवाल आ जाते हैं, और नहीं भी आते हैं तो आपको अंदाजा रहेगा कि ये ट्रेंड है, इस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, इस तरीके से व्याख्याएं पूछी जा रही हैं। अब शुरुआत अब सीधे उस पर करते हैं कि व्याख्या आपको लिखनी कैसे है, और व्याख्या लिखने से पहले आपके पास नहीं है तो ले लीजिए। अब इसका ये इन चीजों को यहां पर कमेंट बॉक्स में लिखने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं कि नहीं है अगर कोई चीज, तो नहीं है तो वो आपको लेनी ही पड़ेगी, है कि नहीं? या तो आप ले लीजिए, और या तो फिर आप डाउनलोड करके उसको कहीं आप सेव करके रख लीजिए। यही दो तरीके। अपभ्रंश और अवहट्ट का पारस्परिक संबंध, अब जो टॉपिक दोस्त चल रहा है वही टॉपिक चलेगा। अब आप इसमें अपभ्रंश और अवहट्ट पूछ लेंगे। एक सामान्य रूप से ये क्या है, जो हमारी इंट्रोडक्टरी क्लासेस थी उनमें हमने बता रखा है। उसके बाद पाठ्यक्रम के हिसाब से ही, यानी जो हम अपना निर्धारित टॉपिक है उसी पर चलेंगे, क्योंकि आपने बीच में अपभ्रंश अवहट्ट पूछ दिया, किसी और ने पूछ दिया कि राम की शक्ति पूजा के बारे में आप बता दीजिए, चौथे ने कहा कि नहीं आप तो दिव्या उपन्यास के बारे में बता दीजिए, तो इस क्लास में फिर कोई चीज डिस्कस नहीं हो पाएगी। तो आपको पहले से ही टॉपिक का भी पता था कि आज किस विषय पर बात होनी है, और आगे से भी ये पहले भी बताया है, एक बार आपको फिर से बता रहा हूं कि टॉपिक आपको पहले से पता रहता है, तो कोशिश करिए कि आप खुद भी टॉपिक को पढ़ करके आइए। टॉपिक के बारे में जितनी जानकारी आप ले सकते हो, जानकारी भी लेकर के आइए, और टॉपिक के बारे में सवाल भी लेकर के आइए। कोई चीज आपको नहीं समझ में आई है तो आप पूछिए, क्योंकि आप पढ़े रहेंगे, फिर मैं अपने हिसाब से मुझे जो पढ़ाना है मैं पढ़ाऊंगा, आप उसको भी पढ़ लेंगे, जान लेंगे। लेकिन अगर उसके बीच में आपकी कुछ क्वेरी आ रही है, कुछ जिज्ञासा है, कुछ आपको संदेह है, आशंका है, कंफ्यूजन है, तो क्लास का मतलब यही होता है कि वो सारी चीजें आपकी दूर हो जाएं। ठीक है? तो और बीच के टॉपिक की चर्चा फिलहाल नहीं करनी है हम लोगों को, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं अब तुरंत आकर के अभी टॉपिक हम व्याख्या के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आपके कहने से या किसी एक स्टूडेंट के कहने से अपभ्रंश अवहट्ट और भाषा विज्ञान नहीं पढ़ाने लगेंगे। हर चीज का एक निर्धारित तरीका होता है। तो
एक तो ये हो गया कि ये व्याख्या का इंपॉर्टेंस जो है, व्याख्या कहां कहां पर आपसे पूछी जा रही है खंड एक में, यानी 80 नंबर की सीधे सीधे हर चीज का आप मूल्यांकन जो है वो व्यावहारिक पक्ष उसका देखिए कि उससे आपको फायदा क्या हो रहा है। तो फायदा ये हो रहा है कि व्याख्या करना इसलिए जरूरी है, इसलिए आपको बेहतर तरीके से व्याख्या लिखने का तौर तरीका मालूम होना चाहिए कि वो आपके 250 में से 80 अंक निर्धारित कर रहा है। परसेंटेज आप निकाल सकते हैं कि कितने परसेंट मार्क्स वो तय कर रहा है। बढ़िया व्याख्या आप लिखेंगे तो आपको 80 नंबर तो देगा ही देगा, प्लस आपके जो दूसरे उत्तर होंगे उन पर भी वो एक एग्जामिनर के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा, जिससे कि आपके और उत्तर कुछ एक अंक उसके प्रभावित हो सकते हैं। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो व्याख्या के लिए होती है कि आपको पढ़ने के लिए, व्याख्या लिखने के लिए कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है। तो अब कोई भी व्यक्ति मुझे बता सकता है या कोई भी ये जान सकता है, ये कोई बहुत ऐसा सवाल नहीं है कि बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन अगर ये सवाल पूछा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो आपका क्या जवाब होगा? और आपका जो भी जवाब हो, लेकिन मेरा जवाब ये होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टेक्स्ट बुक्स आप जरूर पढ़े रहें। हर टेक्स्ट बुक जितनी भी आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई है, उन सारे टेक्स्ट्स को, यानी जो कुछ कविताएं हैं, कुछ गद्य हैं, उपन्यास हैं, कहानी है, नाटक है, इन सब को कम से कम आप 2 बार 3 बार 4 बार पढ़े रहें। केवल उसको पढ़े रहें, क्योंकि उसके बाद उसका अर्थ और उसके अंदर जो उसकी आलोचना है वो आप बाद में पढ़ेंगे। पहले तो टेक्स्ट पढ़ेंगे ना, गोदान में क्या लिखा है, कौन सी कहानी है, महाभोज में क्या है, उसका कथ्य क्या है, किसके बारे में लिखा गया है, पहले तो आप ये जानेंगे। जब ये जान लेंगे उसके बाद फिर आपको पता लगेगा कि हाँ, इसकी हमको समीक्षा कैसे करनी है, व्याख्या कैसे करनी है, और इसमें किस तरह से लेखक ने अपनी जो साहित्यिक प्रतिभा है उसका इसमें योगदान दिया है। तो ये जो प्राइमरी चीज होती है, प्राथमिक चीज होती है, वो है कि आप टेक्स्ट पढ़े रहें। तो सबसे पहले तो आप काम ये करेंगे कि जितने भी पाठ्यक्रम में निर्धारित आपके टेक्स्ट हैं, चाहे वो पद्य के हों चाहे वो गद्य के हों, उनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। जैसे आपने अगर कबीर को पढ़ा होगा तो कबीर को पढ़ा होगा, कबीर की साखियां पढ़ी होंगी, कबीर के पद पढ़े होंगे, और पाठ्यक्रम में आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो उसकी व्याख्या भी पूछी जाती है और उस पर आलोचनात्मक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो टेक्स्ट अच्छे से पढ़े होंगे तभी आप दोनों कर सकते हैं। ठीक है, कविता में क्या है, गद्य में कई चीजें थोड़ी सी आसान होती हैं, हालांकि कुछ जैसे चिंतामणि के कुछ निबंध हैं वो इतने आसान नहीं है, या फिर दिव्या उपन्यास है वो इतना आसान नहीं है, लेकिन कविता की तुलना में गद्य आसान इसलिए होता है कि गद्य उसी भाषा में उसी पैटर्न पर लिखा जाता है जिस पैटर्न पर हम आप बोलते हैं, समझते हैं, या कन्वर्सेशन, कुछ उसमें कोई चीज संवाद करते हैं। कविता में तरीका थोड़ा सा अलग होता है, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि उसमें लयात्मकता होती है, और जो व्याकरण होता है, वाक्य संरचना जो होती है, वो वाक्य संरचना व्याकरण के हिसाब से नहीं होती है, बल्कि कविता में लयात्मकता के हिसाब से, गेयता के हिसाब से, उसकी जो रिदम होता है उसके हिसाब से वो बनती है और वो तय की जाती है, उस हिसाब से उसका जो तरीका होता है। इसीलिए कविता के अर्थ को थोड़ा समझने में मुश्किल भी होती है इन कंपैरिजन टू प्रोज, गद्य की तुलना में। तो कविताओं को अच्छे से आप पढ़िए। इसीलिए आपको जब हम शुरुआत में सलाह दे रहे थे तो हमने कहा था कि पहले आप गद्य पढ़िएगा। गद्य पढ़ने से होता है, गद्य समझ में भी आसानी से आता है, और गद्य को आप जब समझ लेंगे तो थोड़ा आपका इंटरेस्ट जगेगा हिंदी साहित्य में, जो लोग हिंदी साहित्य के बैकग्राउंड के नहीं हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे आप और चीजें, गद्य में भी जो सबसे आसान है कहानी है, कहानी के बाद उपन्यास है, नाटक है, और तब फिर आप निबंध की ओर जाइए। तो ये जो आपका कैटेगरिकली जब आप पढ़ेंगे तो इससे आपको
समझने में तो आसानी होगी ही, आपका जो आपकी रुचि जो होगी वो भी डेवलप करेगी और उसमें रुचि जगेगी ज्यादा से ज्यादा। अच्छी बात है, पढ़े हैं तो पढ़ना पड़ेगा ही। अगर आपको अच्छे अंक लाने हैं तो उसकी प्राथमिक जो सीढ़ी है, पहली सीढ़ी यही है कि टेक्स्ट बुक आप अच्छे से पढ़े रहिए। पाठ्यक्रम और पिछले साल के पेपर को देखने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है जब आप उसकी तैयारी की शुरुआत करते हैं। अब व्याख्या में कुछ चीजें ऐसी हैं कि इसमें आज हम आपको कुछ उदाहरण लेकर के, चूंकि व्याख्या कैसे बताई जाएगी, व्याख्या बिना किसी उदाहरण के तो आपको बताई नहीं जाएगी। तो व्याख्या में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो ये होती है कि शुरू से ही आप लोग इसको पढ़ रहे हैं व्याख्या को, और जब सवाल पूछा जाता है तो सवाल भी इस तरह से पूछा जाता है कि प्रसंग सहित या संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो कुछ जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं व्याख्या में वो ये होती हैं कि एक तो होता है संदर्भ, दूसरा होता है प्रसंग, तीसरा होता है व्याख्या, और चौथा होता है, उसको आलोचनात्मक टिप्पणी आप कहते हैं। छोटे कक्षाओं में 12th 9th 10th में आप पढ़ते आए कि टिप्पणी कहते थे, आलोचनात्मक विश्लेषण कह सकते हैं आप, आलोचनात्मक टिप्पणी कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। यानी इसमें व्याख्या का तो मतलब आप सीधे सीधे अर्थ उसका हो गया। एकदम अभिधा में लेखक क्या कहना चाहता है, अभिधा और व्यंजना होती है, अभिधा लक्षणा और व्यंजना। अभिधा का मतलब है सीधे सीधे आप उसके अर्थ को ले रहे हैं। व्यंजना होती है कि बिटवीन द लाइंस, यानी ये कवि इनका सीधा अर्थ तो ये है लेकिन उसके माध्यम से और भी क्या कुछ वो कहना चाह रहा है, तो उसको कहते हैं व्यंजना कहते हैं। व्यंजना आपको अगर कभी लिखना पड़े तो ऐसे लिखा जाता है। और आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस जानते ही होंगे आप कि क्यों मनाया जाता है, और आप आज हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं मेरे साथ, अच्छी बात है। तो आज हम अगर कुछ अच्छे शब्दों को जान लें, गलत अगर लिख रहे हो, वैसे मुझको लगता है आप सही लिखते होंगे व्यंजना, लेकिन अगर मान लीजिए कि गलत लिखते हो, क्योंकि शब्दों का कई बार आपको बता चुका हूं कि जब शब्द आप बोलते हैं, जो भी लिखते हैं, तो कोशिश करिए कि उनकी स्पेलिंग गलत ना होने पाए। गलत होने पर कभी एक का दो तो ह्यूमन एरर है, बात अलग है, लेकिन अगर कभी गलत हो गई, ज्यादा गलतियां होंगी, तो वो एग्जामिनर पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालती हैं। इसलिए भी डालती हैं कि पहली बात तो गलतियां होंगी तो आपका इंप्रेशन वैसे खराब पड़ेगा, दूसरे आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, वहां पर एग्जामिनर आपको जो आप लिख रहे हैं केवल उसी के आधार पर आपका मूल्यांकन कर रहा है। वो आपको नहीं जानता आप कौन है, क्या है, आपकी पृष्ठभूमि क्या है। वो ये मान करके चल रहा है कि आप हिंदी साहित्य में पारंगत है, तभी आपने सिविल सर्विसेज में चुना हुआ है हिंदी साहित्य विषय को। तो ये बेसिक चीज होती है कि कम से कम व्याकरण, भाषा और ग्रामर, उसकी वर्तनी, स्पेलिंग, इन सब में त्रुटियां ना हो। आपने बुक ले ली है, अच्छी बात है। बाकी मैंने आपको कहा है कि बुक के बारे में जो मैं समझता चल रहा हूं, जो विषय आते जा रहे हैं, मैं उनकी किताबें बताता जा रहा हूं। आपको हिंदी भाषा की किताब बता दी है, आपको हिंदी साहित्य का इतिहास की किताब बता दी है, जिसको मैंने कहा कि आप उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसके अलावा मैंने आपसे कहा कि जितना भी टेक्स्ट है, जितने नाटक आपके पाठ्यक्रम में है, जितने उपन्यास हैं, जितने कहानियां हैं और जितनी निबंध है, उनको आप ले लीजिए। तो सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक लीजिए और उसको पढ़ना शुरू करिए। उसके बाद जब कबीर की चर्चा हुई थी हमारी पिछली क्लास में, तो मैंने पिछली क्लास में आपको कबीर के बारे में कहा कि आप एक डॉक्टर वासुदेव सिंह की कबीर साखी सुधा नाम की एक किताब ले लीजिए। उसमें आपको कबीर के जितने पद और जितनी रचनाएं पाठ्यक्रम में हैं उनकी व्याख्या भी है और उनका जो है आलोचना भी है उसमें। तो दोनों चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी। उसी तरीके से आज हम इसमें आपको सूर साहित्य पर भी आपको कुछ बताएंगे, एक आध किताब।
तो अभी आप ये करिए कि जो हम एक दो बताते चल रहे हैं आप उसको ले लीजिए, बाकी आप केवल टेक्स्ट बुक और हिंदी साहित्य का इतिहास की पुस्तक अपने पास रखिए। इकट्ठी सारी किताब अभी से रख लेने से कोई बहुत फायदा नहीं होगा। स्पष्टीकरण और आलोचनात्मक विश्लेषण में बहुत अंतर है मित्र, क्योंकि स्पष्टीकरण तो यह हो गया कि आपने उसको स्पष्ट कर दिया अपनी तरफ से किसी को समझाने के लिए। आलोचनात्मक विश्लेषण में कई पैरामीटर्स पे उसकी आलोचना की जाती है, कई आधार पर हम उसको देखते हैं, परखते हैं, ठीक है ना। तो स्पष्टीकरण और उसमें फर्क है, बिल्कुल एक जैसी चीजें नहीं है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे आपसे कि ये इतने जो पॉइंट्स होते हैं इनमें हम किसी व्याख्या को लिखते हैं। अब संदर्भ, चूंकि आप हमेशा ये भी ध्यान में रखिएगा कि आपके पास शब्द जो है वो बहुत सीमित होते हैं, तो कम से कम शब्दों में ज्यादा बातें लिखने की आप आदत डालिए। तो कोशिश करिए कि संदर्भ और प्रसंग को आप एक साथ लिख लीजिए, बजाय अलग संदर्भ प्रसंग के आप एक साथ ही, और एक साथ ही चाहे तो आप हेडिंग डाल दीजिए, नहीं एक ही में आप संदर्भ एवं प्रसंग लिख डालिए। उसके बाद आप व्याख्या लिख दीजिए, और तीसरा पॉइंट जो है वो आलोचनात्मक विश्लेषण लीजिए। संदर्भ और प्रसंग को भी बहुत संक्षेप में आप लिखने की कोशिश करिए। संक्षेप का मतलब यह है कि बात भी आ जाए और थोड़ी यूनिक बात आपकी आप ले आए, उसमें अच्छे तरीके से लिखें। अभी मैं आपको कुछ एक उदाहरण देकर के बताऊंगा यहां पे कैसे लिखा जाता है। और दूसरा यह है कि सबसे ज्यादा, और व्याख्या तो आप देखिए, अर्थ कोई कविता पूछ ली गई, मान लीजिए राम की शक्ति पूजा का कोई पार 4-6 लाइनें दे दी गई और उसकी व्याख्या आपसे पूछ ली गई, या फिर कोई भी है, गोदान का गद्य में आपसे गोदान से पूछ लिया गया, या नाटक में भारत दुर्दशा से पूछ लिया गया। उसमें क्या होगा कि जो संदर्भ है और प्रसंग है और व्याख्या, व्याख्या यानी अर्थ, तो अर्थ उसका यानी उसकी मीनिंग लगभग सभी विद्यार्थी वही लिखेंगे जो आप लिखेंगे, क्योंकि राम की शक्ति पूजा है, या कबीर का कोई दोहा हम ले लेते हैं कि हरि गुरु गोविंदो उखड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इसका अर्थ जो सामान्य अर्थ होता है, शुरू से हम लोग भी पढ़ते आ रहे हैं, सारे लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट जो अर्थ आप लिखेंगे वही वो भी लिखेगा। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो ये होती है आलोचनात्मक विश्लेषण। इसके जरिए यहां आप जो लिखे रहेंगे वहीं से एग्जामिनर ये देख लेगा कि आप में और दूसरों में किस, दोनों के स्तर में कितना अंतर है। आपने क्या लिखा है और किसी और ने क्या लिखा है। अच्छा सब लोग लिख सकते हैं, अच्छा ही सब लिखेंगे, क्योंकि ये मेंस जितने भी लोग दे रहे हैं सबने अच्छे से तैयारी कर रखी है, पढ़ाई कर रखी है। लेकिन अच्छा, कई बात ये भी होती है कि 3-4 लोगों ने बहुत अच्छा लिख रखा है, लेकिन किसी एक का एग्जामिनर को बहुत अच्छा लग जाए। अब ये सारी चीजें तो चांस की बात होती है, लेकिन जब आप अच्छा लिखे होंगे तो अच्छा वो लगेगा ही। अच्छा लिखने से मतलब आपके जो पॉइंट्स हो वो बेहतर हो, भाषा आपकी अच्छी हो, और कहीं कोई त्रुटियां ना हो। ये अगर 3 आधार पर आप लिख रहे हैं तो फिर आपको अच्छे अंक मिलेंगे ही मिलेंगे, वो कटेंगे नहीं। तो आलोचनात्मक विश्लेषण पर आपको सबसे ज्यादा काम करना है। ये आलोचनात्मक विश्लेषण कैसे लिखा जाता है इसको अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं। एक हम उदाहरण के तौर पर आपके लिए ले आए हैं। ये ऐसा आ गया, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और अब इसको थोड़ा सा बढ़ाना है। उम्मीद करूं कि आपको ये दिख रहा होगा।
अब पढ़ने में आ रहा है। ठीक है, तो ये पुस्तक ऊपर है, सूरदास और भ्रमर गीत सार, डॉक्टर किशोरी लाल। ये भी ऐसे ही है जैसे कबीरदास की वासुदेव सिंह वाली पुस्तक है। इसमें भी आपको जो पाठ्यक्रम में निर्धारित जो सूर सागर के पद हैं वो सारे पद उसमें दिए हैं, उनकी व्याख्या दी हुई है और टिप्पणियां भी दी हुई हैं, और साथ में सूर सागर से संबंधित या सूरदास से संबंधित जितने कुछ और प्रश्न आ सकते हैं, यानी उनकी जो आलोचना है भाषा और शैली पर, उसके बारे में भी उसमें दिखा हुआ है। तो ये पुस्तक भी आप खरीद लेंगे तो आपके लिए ये लाभकारी होगी। अब आज हम आपको जो व्याख्या हमने अभी आपको बताई वो इसकी व्याख्या हम लोग करेंगे। कहाँ जा रहा है ये, सॉरी, मैं आशा करूं कि आप सारे लोगों ने सूरदास के पद पढ़ रहे होंगे। दृश्यमान हो रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसी भाषा लिखिए, आपको हमने भाषा के बारे में शुरू से ही बता दिया था। बहुत सरल भाषा लिखी जानी चाहिए हमेशा। दिख रहा है या दिखाई पड़ रहा है ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी की कक्षा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल संस्कृत निष्ठ शब्दों को ठूस ठूस करके रख दें। आज हिंदी दिवस है, इस पर भी विचार होता है, बहुत सालों से हो रहा है, आज भी बहुत जगहों पे हो रहा होगा। कई सारी इस तरह की बैठकों में मैं भी जाता रहा हूं, अभी भी जाता हूं, जहां यही चर्चा होती है कि किस तरीके से हिंदी के योगदान को बढ़ाया जाए। मैं एक दो सलाहकार समितियों का सदस्य भी रहा हूं, और जो कि बहुत ही हाई प्रोफाइल, एक हाई पावर्ड कह लीजिए कि वो समितियां होती हैं जो सलाह देती हैं कि हिंदी को कैसे बेहतर किया जाए। तो हमने अक्सर यही सलाह दी है कि हिंदी को व्यावहारिक रूप में ही इस्तेमाल किया जाए, जो सरकारी स्तर पर जो बिल्कुल उसको एक तरह से कह लीजिए कि तकनीकी बना दिया जाता है, तकनीक की तरह से। जैसे आपने अगर देखा होगा कि आपके पेपर्स में जो ट्रांसलेशन होता है, अनुवाद होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप ओरिजिनल अंग्रेजी का, जब आपको जनरल स्टडीज में हिंदी में तो हिंदी में ही लिखा रहता है, लेकिन और जो दूसरे शब्द होते हैं, दूसरे जो विषय होते हैं, उनमें हिंदी और अंग्रेजी, तो ओरिजिनली पेपर अंग्रेजी में बनता है। तो इसलिए सलाह दी जाती है कि आप हिंदी माध्यम के छात्र भले हों, लेकिन मूल जो सवाल अंग्रेजी में है एक बार उसको भी पढ़ लीजिए, क्योंकि कई बार हिंदी में भाषाई उसका अनुवाद करने में इतनी त्रुटियां कर दी जाती हैं या इतना बेतुका अनुवाद कर दिया जाता है कि वो समझ में ही नहीं आता। तो इसलिए भाषा जो है व्यावहारिक, और इसीलिए आपको यही उसी भाषा को हम लिखने की भी सलाह देते हैं। हाँ, साहित्य के विद्यार्थी हैं तो थोड़ा सा उसमें डेप्थ दिखाई पड़नी चाहिए, लेकिन शब्दों के आधार पे नहीं, आपका जो कथ्य है उसके आधार पर आपकी डेप्थ दिखाई पड़नी चाहिए। कठिन शब्द ला करके आप उसमें गहराई नहीं ला सकते हैं, लेकिन आप उसमें कंटेंट ला करके गहराई ला सकते हैं। तो खैर, ये तो हिंदी दिवस की ये कुछ बातें हो गई। अब इसमें जब इसको आपने, हमको लगता है कि इस पद को, सूरदास के इस पद को आप सारे लोगों ने पढ़ा होगा पढ़ा होगा, तो एक बार सबसे पहले तो हम इसका अर्थ जान लेते हैं कि क्या है। सूरदास के जो पद हैं, सूर सागर जो पाठ्यक्रम में आपके है, और सूर सागर का एक पार्ट है भ्रमर गीत सार। भ्रमर गीत सार ये जो पुस्तक है, ये सूर सागर एक जो सूरदास के कविताओं का या पदों का संग्रह है, उसका एक छोटा भाग है भ्रमर गीत सार। वही आपके पाठ्यक्रम में उसके कुछ पद निर्धारित हैं जो कि लिखे दिए हुए हैं। उस भ्रमर गीत सार की कहानी यह है कि कृष्ण जब मथुरा से द्वारका चले जाते हैं, तो मथुरा में या ब्रज में वो अपने बहुत सारे मित्रों को, अपने गोपियों को, सब लोगों को छोड़ करके चले जाते हैं, और गोपियों से बड़ा लगाव था कृष्ण जी को। और जब वो चले गए तो कृष्ण जी के विरह में गोपियां परेशान हो गई, पागल होने लगी कि कब आएंगे, कब नहीं आएंगे।
इसको देख करके कृष्ण जी भी परेशान हो रहे थे। तो कृष्ण जी, आप कोई भी कोई हैंड रेस कर रहा है, आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिख करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों के प्रश्न देख रहा हूं, जो कुछ भी आप लोग लिख रहे हैं कमेंट में टिप्पणी कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं। आपका कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए। तो उसमें उन्होंने, वो भी सोच रहे थे कि गोपियां परेशान हो रही हैं, हम इनको अपने, उनके एक मित्र थे वहां उद्धव, उनको भेजा उन्होंने कि आप जाइए और गोपियों से कहिए कि ये जो कृष्ण के विरह में आप लोग पागल हो रही हैं, वो सब छोड़िए, वो सब मोह माया है, आप लोग निर्गुण ब्रह्म की उपासना करिए। देखिए, इसको हमने जब भक्तिकाल के बारे में हल्की चर्चा हो रही थी, बाद में फिर हम लोग जब भक्तिकाल को डिटेल में पढ़ेंगे तो इस बारे में बात करेंगे। निर्गुण और सगुण का एक यहां पर एक द्वंद्व भी दिखाई पड़ रहा है। तो निर्गुण की उपासना करने के लिए ये संदेश दे करके उन्होंने उद्धव को भेजा, और उद्धव खुद भी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे। सॉरी। तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए उन्होंने उद्धव को भेजा कि जाइए और आप ब्रजमंडल में जो गोपियां हैं उनको बताइए कि आप लोग कृष्ण के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, वो नहीं आएंगे, अब गए, अब उनका अपना कुछ काम है। लेकिन गोपियों ने अपनी भाषा में जिस तरीके से उद्धव को समझाया, पहले तो उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म के बारे में समझाया, उसके बाद जब गोपियों ने उद्धव को समझाया तो फिर उद्धव उनकी बातों को सुनकर के वहां से भाग ही आए, उनके पास उसका जवाब नहीं रहा। तो उनके बीच का ये वार्तालाप है, भ्रमर गीत सार का वही सार है। मतलब जो भ्रमर गीत सार में कही, और भ्रमर से मतलब यहां पर कृष्ण से है कि भ्रमर के रूप में, भ्रमर एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है और गोपियां कृष्ण को भ्रमर के रूप में कह रही हैं। आयो घोष बड़ो व्यापारी, तो ये वही बात है, ये वही संदर्भ इसका यही है कि भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसमें कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए अपने मित्र और निर्गुण ब्रह्म के बहुत बड़े उपासक और जानकार और ज्ञानी व्यक्ति उद्धव को भेजा हुआ है। उद्धव उनको क्या समझाते हैं कि उद्धव फिर जब समझाते हैं तो ये गोपियां उनसे कह रही हैं, उद्धव से गोपियां आपस में संवाद कर रही हैं और उद्धव के बारे में बात कर रही हैं, ये इसका प्रसंग हो गया। ठीक है, इन दोनों चीजों को, संदर्भ और प्रसंग को आप 2 लाइन में ऐसे ही लिख दीजिएगा। क्या बात है, किसी और के सवाल इसमें नहीं आ रहे हैं, किसी की कोई टिप्पणी नहीं आ रही है? और एक बार हम देखते हैं फेसबुक पर भी अगर कुछ लोगों ने लिखा हो, लेकिन मुझे कोई प्रश्न जैसा यहां पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, अच्छी बात है कि बहुत सारे लोगों ने ये सूर भ्रमर गीत सार को पढ़ा हुआ है। अब जो लोग ये लिख रहे हैं कि सर ये प्रीलिम्स में भी आएगा, तो मुझको ये लगता है कि आप इसमें अपना समय क्यों खपा रहे हैं। हिंदी साहित्य मुख्य परीक्षा के लिए ही होता है और ऐच्छिक विषय है, ये सब लोग नहीं लेते हैं। और इस तरह के प्रश्न आप जानबूझ करके पूछ रहे हैं या फिर आपको सच में नहीं पता है। तो सच में नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि ये केवल मुख्य परीक्षा में, और मुख्य परीक्षा में भी वही जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। ठीक है ना, आप एक मुख्य परीक्षा में भी 2 होते, कंपलसरी और ऑप्शनल। कंपलसरी सबको लेना पड़ता है, ऑप्शनल ऐच्छिक विषय होता है। तो ये ऑप्शनल पेपर है, आपकी इच्छा पर है कि आप हिंदी को लीजिए या किसी एक विषय को आप ले सकते हैं। ठीक है, और मुझे हिंदी लिटरेचर की बुक्स आपको बता दी मैंने, और बताते चलेंगे। देखिए, हाँ, ये आपकी क्वेरी सही है। कोई लिख रहे हैं कि ये ऐसे कैसे लिखा हुआ है,
अब ये हमने लिखा हुआ था, उसको यहाँ पर लाने में ये दिक्कत हो गई। ये कोई ऐसा फॉन्ट है, ये टाइप किया हुआ है, ये हाथ का लिखा नहीं है, तो इसकी राइटिंग पे मत जाए कि इनके बीच में कितना गैप है, क्या हो रहा है। नॉर्मली आप जैसे लिखते हैं आप वैसे लिखिए, ठीक है ना। तो गोपियां कह रही कि आयो घोष बड़ो व्यापारी। अब आपको शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए, और इसका अर्थ जो इस पद का अर्थ होगा उसको आप लिख देंगे। संदर्भ प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद आप उसकी व्याख्या लिख देंगे, यानी उसका अर्थ लिख देंगे, और फिर आप आएंगे उसके आलोचनात्मक विश्लेषण में। पहले मैं आपको इसका अर्थ बता देता हूं एक सामान्य तौर पर, और इससे आपने पढ़ा होगा तो शायद आपको अर्थ मालूम भी हो कि आयो घोष बड़ो व्यापारी। ये गोपियां जो है वो टॉन्ट कर रही हैं, यानी उपहास कर रही हैं, मजाक उड़ा रही हैं उद्धव का। वो कह रही कि आयो घोष बड़ो व्यापार। घोष का मतलब है ग्वालों की बस्ती में। वो गोपियां जो थी वो ग्वाल यानी पशु, जो गाय पालने वाले लोग हैं, जिनको ये क्या कहते हैं कि यादव कहते हैं हम लोग आजकल के जमाने में। पहले यादव नहीं कहा जाता रहा होगा उस समय। घोष या गोपालकों को, ग्वालों को घोष कहते थे। तो आयो घोष बड़ो व्यापारी, हम ग्वालों की बस्ती में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है। देखिए वो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देने के लिए आए हुए थे गोपियों को, उद्धव। और गोपियां क्या कह रही हैं उनको कि बहुत बड़े व्यापारी हैं ये, हमारे पास ज्ञान, निर्गुण का ज्ञान हमें बेचने आए हैं, ठीक है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादि खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारी। अब होता क्या है, जब इन चीजों को आपको इसी तरीके से पढ़ना भी है, जब आप कोई ये टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उनके अर्थ को समझने के लिए आपको ऐसे जाना पड़ेगा कि शब्दों पर भी आप देखिए कि किस पर जोर दिया गया है, किसी शब्द को वहां पर क्यों रखा गया है, उसका कोई खास मतलब है। यही चीज होती है जो आलोचनात्मक विश्लेषण का पार्ट बनती है, ठीक है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादि खेप गुण ज्ञान जोग की। अब ज्ञान गुण इन सब की, ये खेप का मतलब होता है, खेप का मतलब होता है कि बोझ। ये ब्रज भाषा का, अवध क्षेत्र का, ये इस इलाके में ये शब्द अभी भी इस्तेमाल होते हैं कि खेप, एक खेप, दो खेप है। तो जो कुछ वो लाद करके ला रहे हैं अपने ऊपर, तो देखिए ज्ञान, ज्ञान जोग, जोग का मतलब वही निर्गुण। निर्गुण में क्या होता था, योग विद्या होती थी निर्गुण उपासना में। तो ज्ञान जोग की जो खेप है उसको ला करके उसने ब्रज में उतार दिया है, वहां से लाद करके लाया। यानी ये ऐसा व्यापारी है जो कि बोझ है। अच्छा, कोई खेप जो उतारेगा, बोझ उतारेगा, तो बोझ क्यों उतारेगा? इस खेप, बोझ को ही फेंकना, फेंकना क्या, उतारना कहेंगे, फेंकना नहीं होता है। तो खेप, कोई बोझा, कोई सामान अगर आपके ऊपर रखा है तो आप क्यों उतारेंगे? यानी आप उससे क्या हो रहे हैं, बहुत आपको भारी पड़ रहा है, आप उससे परेशान हो रहे हैं, तभी तो ला करके उतार देंगे उसको अपने सिर से। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये ज्ञान जोग की जो खेप है वो लाद करके वो ले आ रहे हैं, यानी खुद उनके ऊपर इतनी भारी हो गई है कि वो ला करके ब्रज में उसको उतारना चाह रहे हैं, ठीक है। ये इनके अर्थ हुए, और इनके बिटवीन द लाइंस क्या इनकी मीनिंग होगी, इस पर अभी हम आपको बताते हैं आगे। अगली लाइन है कि फाटक दैकर हाटक मांगत, भोरे निपट सुधारी। कबीर को, तुलसी को, यानी भक्ति काल के जितने भी कवि हैं उनको पढ़ने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा जो स्थानीय भाषाएं, बोलियां हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, उनके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि जब आप हिंदी साहित्य पढ़ लेते हैं तो आपका जो भाषा का विकास होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। मुहावरेदार भाषा आप लिखना जान जाते हैं, इसलिए जान जाते हैं कि आप इतना पढ़ लेते हैं, यहां पर इतना सीख जाते हैं कि आप फिर अपनी भाषा में भी उन चीजों का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो देखिए यहां पर, फाटक दै के हाटक मांगत। हाटक माने तो मुझे लगता है कि आप जानते होंगे, हाटक मतलब होता है सोना, गोल्ड। फाटक का मतलब होता है फटकन। फटकन क्या होता है कि जब
धान से या गेहूं से, उसके फल से जब उसको अलग किया जाता है, दाने निकाले जाते हैं, तो जो ऊपर का हिस्सा बचता है यानी जो बाहर का आवरण होता है, भूसी, वो निकल जाती है। उस भूसी को ही, अच्छा वो बेकार की चीज होती है, मुख्य चीज तो क्या होती है? मुख्य चीज होती है गेहूं या दाना, और जो फालतू चीज हुई वो हो गई फाटक, फटकन। तो पहले उसको सूप से, अब सूप को कहीं और जगह कुछ और कहते होंगे, लेकिन सूप से उसको ऐसे ऐसे करके फटका जाता था। तो फटकने से दाना, चूंकि दाना भारी होता है, वो उसके अंदर रह जाता था और जो छिलका होता था वो बाहर निकल जाता था। तो जो छिलका है उसको कह रहे हैं फटकन या फाटक। फाटक कई जगह पे दरवाजे को भी कहते हैं, लेकिन फाटक यहां पर वही है, इसी से मतलब है। फाटक देकर हाटक मांगत। अब देखिए व्यापारी बोल रही हैं उस गोपियां, लेकिन और कैसा व्यापारी है? जो अपना बोझ लाद कर के लाया है और उसने ब्रज में उसको उतार दिया है। और लेकिन व्यापार करने में वो कितना होशियार है। गोपियां एक तरफ ये भी बता रही हैं और दूसरी तरफ ये भी बता रही हैं कि हम उनकी होशियारी को कितने बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। तो गोपियां कह रही हैं कि फाटक दय के हाटक मांगत, भोरे निपट सुधारी। हम लोगों को वो इतना भोला भाला समझ रहा है कि फटकन दे करके हमसे सोना मांग रहा है। फटकन का मतलब या फाटक का मतलब निर्गुण, और सोना मतलब कृष्ण। कृष्ण के बदले वो हमको क्या ऑफर कर रहा है कि यार तुम लोग निर्गुण ले लो, काहे कृष्ण के पीछे पड़े हुए हो। तो गोपियों का कहने का मतलब ये है कि ये इतना हमें भोला भाला समझ रहा है और मूर्ख समझ रहा है कि हमको ये फाटक दे रहा है, और फटकन के बदले यानी वो छिलके के बदले यानी वो भूसी के बदले हमसे क्या मांग रहा है? सोना मांग रहा है। धुरही ते खोटी खोटी खायो है, लय फिरत सिर भारी। सुबह से ही, शुरू से ही परेशान है और अपना लेकर के इधर उधर घूम रहा है, क्योंकि वो तो सारी गोपियों को कन्विंस करने में लगे हैं। हाँ, फटकन शब्द आप लोग जानते हैं तो ये अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। और इस तरह के बहुत से शब्द कबीर के यहाँ, तुलसी के यहाँ, जायसी के यहाँ आपको मिलते जाएंगे। और कई बार ये होता है कि अगर आप शब्दों का अर्थ ठीक से ना समझ पाए तो उसको वो गलत, उसका पूरा सेंस ही बदल जाता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। है तो ये बहुत मजे, मतलब ये कह लीजिए कि हास्य है, लेकिन ऐसा होता है। जैसे हम अभी आपको सूरदास के इस पद की बात कर रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं। सूरदास का एक और पद है, इसी भ्रमर गीत सार में ही है कि ऊधो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराध है। इस मतलब वही प्रसंग और संदर्भ वही है कि उद्धव कह रहे हैं कि आप लोग निर्गुण ब्रह्म की उपासना करिए, निर्गुण की उपासना करिए, कृष्ण को छोड़ दीजिए। तो गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे एक ही मन है, 10-20 मन नहीं है, हमारे एक ही मन है, और उस मन से हम केवल कृष्ण की ही उपासना कर सकते हैं। 10-20 मन होते तो हम किसी और विकल्प के बारे में बात कर सकते थे। ये इसका सही अर्थ है। लेकिन एक मास्टर, एक अध्यापक पढ़ा रहे थे और उन्होंने इसकी कुछ दूसरे तरीके से व्याख्या की। कैसे की वो सुनिए आप। उन्होंने कहा कि पहली लाइन की ऊधो मन न भय 10-20, इसका अर्थ उन्होंने अपने बच्चों को बता रहे थे। कहते हैं कि उद्धव, हे उद्धव, हमारे 10 नहीं बल्कि 20 मन है। अब अगली लाइन की व्याख्या क्या करते हैं वो कि एक हु तो सो गयो श्याम संग, उनमें से एक तो भगवान श्याम सुंदर के साथ चला गया है, यानी कृष्ण के साथ चला गया है, और बाकी बचे 19। अब 19 मन बचे हुए हैं, ये एक उनमें से किसी बच्चे ने उसको तुक मिला दिया। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार अर्थ जो है वो थोड़ा बहुत इधर उधर, अगर शब्दों का अर्थ समझने में आपने गलती कर दी तो पूरा उसका पूरी व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग सब कुछ बदल जाता है।
ये क्या लोग थोड़ा सा ऐसी भाषा और ऐसा लिखिए कि हम भी समझ जाएं। चाहे आप उसको रोमन में लिखिए, चाहे आप उसको देवनागरी में लिखिए, लेकिन ऐसा लिखिए कि मैं भी थोड़ा समझ सकूं कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। तो खैर, ये हुआ कि कह रही हैं उस मतलब उनका उपहास कर रही हैं उनका। सुबह से ही लेकर के वो फिर रहा है और ला करके यहाँ उतार दिया है उसने। इनके कहे कौन डहकावे, ऐसी कौन अजानी। डहकावे शब्द भी देखिए, डहकावे अगर आपने सुना होगा, ये भी आंचलिक शब्द है, स्थानीय भाषाओं का शब्द है। डहकावे का मतलब होता है कि व्यापार में नुकसान खान सहना। डहकावे यानी आपने कोई चीज खरीद ली, आप एक मोबाइल लेकर के आए 10,000 रुपए का, और किसी ने कहा अरे हम तो इसको कल ही खरीदे हैं और कल मैंने इसको 6,000 रुपए में किया, तो आप लगेगा कि आप डहका गए, आपको नुकसान हो गया। तो वही कह रही कि इनके कहे कौन डहकावे, ऐसी कौन बेवकूफ है कि इनके कहने पर वो नुकसान खाएगी इस व्यापार में। इस व्यापार को, इसके व्यापार को, इसके बिजनेस को कौन नहीं समझ रहा है। ये फाटक ऑफर करके हमसे सोना मांग रहा है और हमको बेवकूफ समझ रहा है। ठीक। अपनो दूध छाड़ी को पीवे, खार कूब को पानी। अपने दूध को, बढ़िया शुद्ध गांव के दूध को छोड़ करके खारे कुएं का पानी कौन पिएगा। नमकीन पानी है, ये तो आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। ऊधो जाहू सवार यहाते बेग गहरु जनि लावो, मुंह मांग्यो पई हो सूरज प्रभु साहू ही आन दिखावो। कह रही कि भैया उद्धव आप जाइए यहां से, और यहां आप जल्दी जाइए, और हम लोगों के को आप कन्विंस करने की कोशिश मत करिए। यहां आपका कोई खरीदार नहीं मिलेगा, आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। हाँ, मुंह मांग्यो पई हो सूरज प्रभु साहू ही आनी दिखावो। तुम ला करके कृष्ण को हमारे सामने रख दो, तो हम तुमको जो कहोगे वो दे देंगे। मुंह मांगी चीज तुम पा जाओगे, या मुंह मांगा तुम, यानी फिर से वही व्यापार की बात कर रही हैं। तो उद्धव को मतलब यहां पर किस तरीके से वो जलील करके और कहती हैं कि आप चले जाओ, आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है। ये इसका हो गया अर्थ। अब इस अर्थ में, ये अर्थ सामान्य है, सब जो भी पढ़ेगा, जिसने भी इस विषय को ले रखा होगा, वो पढ़ रहा होगा, उसको भी समझ में आ रहा होगा। सब वही लिखेंगे अर्थ, आप भी लिखेंगे। अब आप इसका आलोचनात्मक विश्लेषण क्या लिखेंगे, उस पर हम लोग आते हैं। थोड़ा इस पर एक बार बार इस पर आना पड़ेगा। आलोचनात्मक विश्लेषण में आपको क्या लग रहा है, इसमें खास बातें। और ये वाली बात इसमें पूरे में आप देखिए जरा सा, एक बात आपको बता दें, पूरे में तो वो बहुत मजाक उड़ा रही हैं और उद्धव को उल्टा सीधा कह रही हैं कि ये व्यापार करने आए हैं, सब कुछ करने आए हैं। लेकिन यहां पर आप देखिए इनका टोन पूरा जो है वो बदल जाता है। ये ऐसा क्यों हो गया भाई। करेक्ट। यहां तक तो कर रही हैं, लेकिन जब वो आखिरी लाइन में आती हैं तो आप ये देखिए कि बड़े उनका टोन बड़ा बदल जाता है। यहां व्यंग्य कर रही हैं, उनका मजाक उड़ा रही हैं, लेकिन लास्ट में जब आती हैं कि उधो जाहू सवार यहां ते बेगी घर उजनी लावो, जरा भी देर मत करो, मुंह मांग्यो पई हो सूरज। बहुत कि आप चले जाइए, बड़ी कातर भाव से, यानी वो जो प्रेम है, जो विरह जिसमें वो जल रही हैं, जिस आग में, वो यहां दिखाई पड़ रहा है कि उससे कहती हैं कि हम कुछ भी नहीं सुनना चाहते, खाली सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को यहां पर ले आओ, उसके बदले तुम जो कहोगे वो हमसे आप पा सकते हो। तो यहां पूरा का पूरा टोन ही जो है वो
तरीका ही बदल जाता है उनका। तो इस पर जब आप आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे, चूंकि सूरदास जो है, सूरदास के बारे में आपको पता होगा कि सूरदास जन्म से अंधे थे। हालांकि इस बात को लेकर के बहुत किंवदंतियां हैं कि जन्म से अंधे थे या फिर बाद में अंधे हो गए, जो भी हो गया, बट वो अंधे थे, वो दृष्टिहीन थे। और लेकिन तो उन्होंने कुछ देखा भी नहीं होगा, पर उन्होंने जो कृष्ण के वात्सल्य स्वरूप का वर्णन किया है, गोपियों के इस मनोभाव का वर्णन किया है बिना कुछ देखे हुए, अपने आप में बड़ा अजूबा है। कैसे कैसे मनोभावों को उन्होंने पकड़ा है कि बहुत से अच्छे अच्छे मनोवैज्ञानिक उसको नहीं पकड़ पाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। यहां भी आप देखिए कि किस तरह से एक ही पद में कई कई मनोभाव दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इसकी आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे तो सबसे पहली बात यही लिखेंगे कि किस तरीके से जो तीखे व्यंग्य बाण हैं उद्धव को लेकर के वो यहां पर दिखाई पड़ रहा है। हा? मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग यहां पर पूरे पद में दिखाई पड़ रहा है, जिससे ये पता लगता है कि उद्धव का एक ज्ञान जो कि निर्गुण ब्रह्म के बारे में ज्ञानी व्यक्ति है, जब वो लौकिक भाषा के जानकार लोगों से बात करता है तो किस तरीके से वो तर्कहीन हो जाता है। तो मुहावरे और लोकोक्तियां यानी अनुभवजन्य ज्ञान जो है, वो अर्जित ज्ञान जो उन्होंने पढ़ लिख करके पाया हुआ है, उसके ऊपर वो कितना हावी हो जाता है, इसको यहां पर दिखाया गया है। निर्गुण और सगुण के द्वंद्व को तो दिखाया ही गया है। और ये जो पहली लाइन है ना, आयो घोष बड़ो व्यापारी, अब इसको टोन देखिए, जब इसको सामान्य नाटकीय रूप में कहना होगा तो आयो घोष बड़ो व्यापारी, ग्वालों की नगरी में बहुत बड़ा व्यापारी आया है। तो ये बड़ो शब्द जो है, इस पर अर्थ की दृष्टि से बलाघात है। बलाघात का मतलब उस पर जोर दिया गया है, और जोर इसलिए दिया गया है कि उसका एक खास अर्थ निकल रहा है। खास अर्थ क्या निकल रहा है? खास अर्थ ये निकल रहा है कि उस पर बहुत बड़ा व्यंग्य किया जा रहा है कि बहुत बड़ा व्यापारी अपने को समझ रहा है, वो आया हुआ है ग्वालों की नगरी में। इस बात को आप लिखेंगे भी कि इस शब्द पर अर्थ की दृष्टि से बलाघात है, बड़ों पर है? उसके बाद क्या है कि ये जो उद्धव में व्यापारियों के जितने गुण होते हैं ना, फाटक दे के हाटक में व्यापारी क्या होता है, उसके पास खराब से खराब भी चीज होती है। और ये चाहे छोटे गांव का व्यापारी हो और चाहे मैनेजमेंट किए हुए बड़े बड़े प्रबंधन के क्षेत्र के लोग हों, अपनी चीज को कैसे बेचना है, यही काबिलियत होती है। तो यहां आप देखिए कि फाटक दई के हाटक मांगत, इतना शानदार उसकी उपमा दे रही हैं गोपियां कि ये तो गजब का व्यापारी है कि आंख में ऐसी धूल तो कोई झोंक ही नहीं सकता कि भूसी दे करके, धान की भूसी दे करके और सोना खरीद रहा हो, और भी जितनी बातें कर रही हैं। तो उद्धव के अंदर जो व्यापारिक गुण होते हैं, वो सारे के सारे गुण उनके ऊपर एक तरीके से आरोपित कर दिए गए हैं, लाद दिए गए हैं, दिखाए गए हैं। इस तरह से यहां पर एक रूपक, सांग रूपक अलंकार भी यहां दिखाई पड़ रहा है। इस बात को भी आप आलोचनात्मक विश्लेषण में लिख सकते हैं। अच्छा, आलोचनात्मक विश्लेषण को आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, और नहीं तो उसको पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। पॉइंट्स में लिखिए तो ज्यादा ठीक रहेगा, ताकि एक एक पॉइंट आपका वो दिखाई पड़ता जाए। ठीक है, अब पॉइंट में कोई जरूरी नहीं कि 1 2 3 4 लिख दीजिए, डैश बना करके भी आप लिख सकते हैं। और व्यापार की संस्कृति से गोपियां कितना परिचित हैं, ये भी दिखाया जा रहा है। और व्यापार की संस्कृति और जो ग्रामीण संस्कृति है, उसका एक तरीके से एक महत्व भी उसका दिखाया जा रहा है यहां पर। अब ये जो बात है फाटक दई के हाटक मांगत, इसको थोड़ा सा आप और एक्सप्लेन कर सकते हैं। चूंकि आलोचनात्मक विश्लेषण में आप लिख रहे हैं, तो यहां आप लिखेंगे कि फाटक दई के, थोड़ा सा जब आपने देखा होगा कि फाटक दई के हाटक मांगत, फाटक क्या है? जो निर्गुण ब्रह्म है, और हाटक सगुण ब्रह्म है, यानी कृष्ण। दूसरी बात यह भी है कि फाटक में क्या आ रहा है? फटकन आ रहा है ना, उस चीज में क्या है?
दो चीजें आ रही हैं, एक तो उसका मूल दाना और दूसरा उससे लगा हुआ उसका छिलका, यानी उसमें दो चीजें दिखाई पड़ रही हैं। निर्गुण में क्या चीजें दिखाई पड़ रही हैं? दो चीजें दिखाई पड़ रही हैं, एक दाना यहां दिखाया गया है, एक तो दाना और दूसरा उसका छिलका। और हाटक में क्या है? खरा सोना, सिर्फ और सिर्फ सोना एक। यानी इस निर्गुण में फाटक जो शब्द किया है, इन्होंने इस्तेमाल किया है सूर ने, वहां पर दो चीजें दिख रही हैं। तो यानी निर्गुण में या उद्धव का जो ज्ञान है, इसका मतलब उसमें द्वैत है। द्वैत का मतलब उसमें दोहराव है, दो चीजें, यानी उसमें कंफ्यूजन है। ये होगा कि ये होगा, या दोनों चीजें होंगी, और जब दोनों मिलेंगी तब वो जाकर के पूर्णता को प्राप्त होगी। ये चीज दिखाई दे रहा है यहां। और दूसरी ओर जो हाटक है, यानी जो गोपियों का प्रेम है, वो क्या है? अद्वैत है। उसमें कहीं दुविधा नहीं है, गोपियों के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वो कृष्ण से प्रेम करेंगी या जरूरत पड़ने पे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करेंगी या कोई दूसरा आकर के बता देगा उसको करेंगी, बिल्कुल नहीं है। तो आप ये दिखाएंगे कि ये हाटक जो है, हाटक ये दिखा रहा है, ठीक है, उसको वहां पे द्वैत दिखा रहे हैं। तो ये चीज, इसको आप अपने आलोचनात्मक विश्लेषण में इसी तरीके से लिख सकते हैं कि गोपियों के प्रेम में अद्वैत है। गोपियों का प्रेम, कृष्ण के प्रति प्रेम जो है अद्वैत है, वहां किसी तरह की दुविधा नहीं है, किसी तरह का भ्रम नहीं है। लेकिन सूरदास जिस तरह से उद्धव को दिखा रहे हैं और फाटक से तुलना कर रहे हैं निर्गुण ब्रह्म की, इससे पता चल रहा है कि निर्गुण, उद्धव का जो निर्गुण है वो क्या है? वो उसमें दुविधा है, उसमें खुद ही कंफ्यूजन में है उद्धव की, ये उसमें फाटक निकल रहा है। यानी एक तरीके से निर्गुण ब्रह्म के ऊपर वो सगुण ब्रह्म की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। ठीक है, ये आलोचनात्मक विश्लेषण, ये आपका थोड़ा सा अलग हट करके हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप उसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स डालेंगे, कुछ अलग हट करके कुछ चीजें डालेंगे, और ये चीजें कहां से आएंगी? अब जब आप पढ़ेंगे बहुत सारा, जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये चीज आपके दिमाग में आई होगी, या आप खुद जब उसका अर्थ निकालने लगते हैं तो फिर आप उसमें ढूंढेंगे एक एक शब्द पर जब जा करके और आप उसका विचार करते हैं। और लास्ट की जो लाइन है कि दो पंक्तियों में गोपियों का जो आत्यंतिक दैन्य भाव है उनके प्रति, वो भी दिखाई पड़ रहा है कि वो किस तरीके से जा करके और आखिर में वो उनका एक उसमें उलाहना वाला जो भाव था वो बिल्कुल आखिर तक जाते जाते वो बिल्कुल दैन्य भाव में चला गया है कि प्लीज अब आप चले जाइए यहां से और कृष्ण को ले आइए हमारे सामने, कोई निर्गुण ब्रह्म की बात मत करिए, हम, हमारे लिए केवल कृष्ण ही हमारे सब कुछ है, और उनके बदले में आप जो कुछ भी पाएंगे, चाहेंगे, हम उसको आपको दे सकते हैं उसके बदले में, अगर आप व्यापार करने आए हैं तो आप दिखाइए कि इसमें किस तरह से मनोभावों का को दिखाया है अलग अलग, कि पूरे पद में तो कृष्ण उद्धव के प्रति गोपियों का जो एक तरीका है वो व्यंग्य का और उपहास उड़ाने का है, लेकिन आखिर तक आते आते कृष्ण प्रेम इतना हावी हो जाता है कि वो दैन्य भाव में दिखाई पड़ने लगती है। तो ये कुछ पॉइंट्स में जब आप आलोचनात्मक विश्लेषण, और इस तरह के 3-4 पॉइंट्स ही होने चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, फिर तो शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है, लेकिन ये 3-4 पॉइंट जब आप इसको डाल देते हैं आलोचनात्मक विश्लेषण में, तो आपका की व्याख्या जो होती है बहुत अच्छी हो जाती है। और ये आती कैसे है? आप इसको जब पूरा टेक्स्ट अच्छे से पढ़े रहेंगे, अर्थ समझे रहेंगे, और अर्थ के बाद जब आपने आलोचना भी पढ़ रखी होगी, तब बढ़िया विश्लेषण आप या व्याख्या उसकी लिख सकते हैं। और उससे भी ज्यादा क्या है, जितना आप अभ्यास किए रहेंगे। तो व्याख्याओं का भी, महत्वपूर्ण व्याख्याएं पिछले सालों में जो पूछी गई हैं, आप उन व्याख्याओं की कुछ सैंपल पेपर्स होते हैं उनकी, तो खूब सारा अभ्यास आप कर लीजिए। और अभ्यास ही तरीका है सबसे बढ़िया, पढ़ने के बाद प्रैक्टिस,
दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, खूब पढ़िए और उसके बाद खूब प्रैक्टिस करिए। ये होता है अच्छे अंक पाने का तरीका। अब आखिर में आपको हम एक चीज और बताना चाह रहे हैं। वो किधर होगा दूसरा वाला पेज? यही है, यही है, हाँ। अब ओह, तो यहां मैं ये आपको यहां पे मिल भी जाएगा इसमें, इस वीडियो में। टेढ़ा क्यों हो जाता है? ठीक है। जैसे कबीर के कुछ एक उदाहरण मैंने यहां पे दिए हुए हैं, इसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कि अगर उनके, चूंकि और नॉवेल में, नाटक में और जगहों पर ये सामान्य संदर्भ प्रसंग नहीं दिया जा सकता है, लेकिन जो मुक्तक काव्य है, चूंकि सूरदास का पद भी प्रबंध काव्य है और कबीर का तो मुक्तक, प्रबंध काव्य और मुक्तक आप जानते ही होंगे। प्रबंध काव्य यानी जो जिसमें किसी एक कहानी को आधार बना करके वो लिखा गया हो। मुक्तक में एक पद से, एक कविता से दूसरी कविता का कोई तालमेल नहीं होता है। तो यहां इनके जो है, ये कबीर में जो साखी और पद उनके आते हैं, उनकी व्याख्या या उनका संदर्भ प्रसंग आपको लिखना होगा। तो ये कॉमन टाइप का संदर्भ और प्रसंग आप लिख सकते हैं इस तरह से। सूरदास के बारे में भी आप ये लिख सकते हैं कि सूरदास का जो संदर्भ अगर लिखना होगा कि निर्दिष्ट पद पुष्टि मार्ग के जहाज कहे जाने वाले रस सिद्ध कवि सूरदास द्वारा प्रणीत, प्रणीत का मतलब है कि उन्होंने लिखा है, रचना की है, उससे उद्धृत है और ये आश्चर्यजनक पैठ का प्रमाण, ये उसका प्रसंग है। उसी तरीके से चिंतामणि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, उसका संदर्भ और प्रसंग आपको लिखना। तो प्रसंग तो जो पूछा गया रहेगा आप वो लिखेंगे, लेकिन संदर्भ में आप ये लिख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से गोदान के बारे में लिखना होगा तो प्रसंग, आप जो प्रसंग दिया रहेगा उसके बारे में लिखेंगे, लेकिन जो संदर्भ है कि यहां से लिया गया है, वो आप ये कॉमन टाइप में, गोदान का कोई भी भाग पूछा गया हो तो ये चीज आप उसमें लिख सकते हैं। और इसी तरीके से बाकी और के भी जब हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके, तो उनके बारे में भी एक कॉमन संदर्भ आपको हम बता देंगे कि इस तरीके से लिखा जा सकता है। और बाकी आपको खुद भी अपने से इसी तरीके से वाक्य रचना करनी है, भाषा ऐसी रखनी है। तो दोस्तों, आज हम लोग अब यहीं पे अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। अगली क्लास की सूचना आपको दे दी जाएगी। कोशिश करिए कि जो क्लास रहा करे उस पर कुछ आप पढ़ करके आए रहें, जिससे आपके पास कुछ ऐसे सवाल हों जिनसे आप पूछें तो उसका जवाब मिले, तो आपको फायदा, अतिरिक्त फायदा हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस क्लास में आप शामिल हुए और अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।